हेलो गाइस, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट, दैट इज सिटीजनशिप। तो फिर इसमें देखो, मैंने ये छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया जिसमें आप पूरा सिटीजनशिप का चैप्टर रीड कर सकते हो और आपको एक एक पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आर्टिकल 5, 8, 9, 10, 11 को एक संग पढ़ेंगे और 6 और 7 को एक साथ पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 5 बात करता है ऐसे लोगों की जो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? सिटीजन ऑफ इंडिया, जो खुद या तो बॉर्न हुआ हो यहाँ इंडिया में, या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हो, या फिर कम से कम वो 5 इयर्स यहाँ पे रहा हो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। आर्टिकल 8 बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि इंडिया से बाहर जाके रह रहे हो। ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप कैसे कैसे मिल सकती है? या तो वो खुद यहाँ बॉर्न हो, या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हो। सेकेंड पॉइंट कहता है या फिर वो रजिस्टर्ड हुए हों एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एनी डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जहां भी वो रह रहा है उस जगह पे। ठीक है, आर्टिकल 9 बात करता है, देखो आर्टिकल 9 को याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि उसकी मतलब जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 9 को अब हिंदी में पढ़ो। आर्टिकल 9, नो, नो को नो नो नो, ठीक है, नो मतलब सीज हो गया यार, अब वो सिटीजन नहीं रहा यहाँ। क्यों? क्योंकि उसने वॉलंटरी कहीं फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है। आर्टिकल 10 बात करता है ऐसे लोगों की जिनके अभी भी कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप है। ठीक है, जो भी आर्टिकल पहले के आर्टिकल से हमने रीड करा है वो उनकी क्या है, सिटीजनशिप कंटिन्यू है अनलेस एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो कोई अगर लॉ बना के इसको चेंज कर सकती है। देखो आर्टिकल 11, एक और 11 वाली स्टोरी याद है यार, बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना 11 नंबर। तो फिर सारी स्ट्रेंथ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो फिर जो भी एक्विजिशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या ऐसे रिलेटेड मैटर्स जो भी होंगे, इसकी पावर किसके पास दी गई है? पार्लियामेंट की पास। एंड इसी के संग हम शुरू करते हैं अपना आर्टिकल 6 एंड 7, जिसको हमें एक संग पढ़ना था। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 6 एंड 7, आर्टिकल 6 में उन लोगों के बारे में बात करिए जो कि इंडिया में आ गए हैं फ्रॉम पाकिस्तान। और आर्टिकल 7, देखो कंफ्यूज नहीं होना, 6 में पहले वो इंडिया में आ गए, बाद में नंबर है 7 का जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे। ठीक है, ये लोग अगर इंडिया की सिटीजनशिप लिए हुए हैं तो ये किससे लिए हैं? परमिट सिस्टम से। परमिट सिस्टम कैसे मिलेगा इन्हें? या तो देखो, टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान के बारे में अगर बात करोगे तो या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हो इंडिया में, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट बात करता है या फिर वो 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ पर माइग्रेट होके आ गए हैं। ठीक है, और रेजिडेंट हो इंडिया के। थर्ड पॉइंट बात करता है ऐसे लोगों की जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड, देखो रजिस्टर्ड अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, ठीक है, डेट याद रखना 19 जुलाई 1948, इफ माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19। देखो सेकेंड पॉइंट में बिफोर 19 जुलाई 1948 वाले लोग नॉर्मली यहाँ रेजिडेंट रहो, लेकिन जो ऑन या आफ्टर 19 जुलाई 1948 वाले लोग हैं उनके लिए क्या रूल अप्लाई होगा? वो कम से कम यहाँ 6 महीने रिसाइड करें रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने से पहले, तब उन्हें यहाँ इंडिया की सिटीजनशिप को मिलेगी अंडर द अगेन परमिट सिस्टम। आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है जो कि इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे। देखो जो मेन क्लॉज है वो कहता है कि भाई अब हम उनको अपना सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे। ठीक है, जो लोग हु और आफ्टर who after 1st March 1947 migrated from India to Pakistan shall not be deemed to be the citizen of India। लेकिन इसमें एक्सेप्शन दे दिया यार, अगर वो परमिट लेके आया है यहाँ रीसेटलमेंट होने के लिए, या फिर परमानेंट रिटर्न हो गया है कि अब हम तो भाई इंडिया में ही रहेंगे आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो वो यहाँ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एंटाइटल हो जाएगा, जैसा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ बात करी थी? आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Hello everyone, if you're enjoying this, please like this video and subscribe to my channel for more content. अब मैंने जो जो फ्लो चार्ट बनाया है उसमें जो पॉइंट डिस्कस करें मैं आपको बेयर एक्ट में भी दिखा देती हूँ।
ठीक है, कि आपको एकदम से जाके बुक खोलने की जरूरत नहीं है। देखो आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डोमिसाइल की बात कर रहा है, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट्स ध्यान से देखते जाना, आराम से याद हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट बॉर्न, सेकेंड पॉइंट पेरेंट्स बॉर्न, थर्ड पॉइंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। शेल और कितना 5 इयर्स का, मतलब कम से कम 5 साल यहाँ रहा हो, तब उसको सिटीजन ऑफ इंडिया मानोगे। वो डोमिसाइल सिस्टम, आर्टिकल 5 डोमिसाइल याद रखना, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 और 7 क्या बात करी थी हमने, परमिट सिस्टम वाली थी, ठीक है। देखो पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, और आर्टिकल 7 माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है। तो आराम से अच्छे से देख लो आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। पेरेंट्स खुद यहाँ पे बॉर्न हुआ है, पेरेंट्स हुए थे, ग्रैंड पेरेंट्स हुए हों, या फिर ठीक है कब आया, 19 जुलाई 1948, देखो डेट अच्छे से देख लो, ठीक है। और उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, डन। सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स अच्छे से देख लो, फ्लो चार्ट भी मैंने शेयर कर दिया है, और संग में मैं एक एक आर्टिकल को अच्छे से आपको बेयर एक्ट का भी दिखा दे रही हूँ, जिससे कि पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे राइट्स के बारे में बात कर रहा है जो सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान चले गए थे, तो उसके बाद वो दोबारा यहाँ रिटर्न, परमानेंट रिटर्न होने के लिए आए या फिर रीसेटलमेंट के लिए आए, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा। आर्टिकल 8 बात कर रहा है, कहाँ गया, ये रहा आर्टिकल 8 है हमारा, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर रह रहे हैं, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो हमारे एनआरआईज होते हैं, ओके। आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मैंने क्या बताया था, ध्यान करो, आर्टिकल 9 को हम हिंदी में पढ़ेंगे, नो नो, ठीक है। यहाँ क्या हो गई है, सीज हो गई है सिटीजनशिप, क्योंकि उसने किसी फॉरेन स्टेट की एक्वायर कर ली है वॉलेंटरली। आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी अनलेस अनटिल कोई पार्लियामेंट उसमें चेंजेस ना कर दे। आर्टिकल 11, सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के पास है रेगुलेट करने की, द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अच्छे से पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लीज उस फ्लो चार्ट की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो,